सेल किया, उससे पैसा कमाए, तो क्या हो गया अभी? यूटिलिटी हो गया। यस मैम। अभी समझ में आया यूटिलिटी क्या हुआ और डिस यूटिलिटी क्या हुआ? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो यही है, लीनियर प्रोग्रामिंग तब यूज किया जाता है जब आपको आउटकम के बारे में आप श्योर है, सर्टेन है, कंडीशन जो है वो प्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है? प्रेडिक्टेबल है। अभी के जैसे नहीं है जो साल भर से चल रहा है कि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं, कब कॉलेज बंद होगा, कब कॉलेज खुल जाएगा, कब हम घर में वापस से लॉक हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं है, सर्टेन है। जैसा कि अभी से 2 साल पहले अक्सर हुआ करता था कि हम कुछ करेंगे, लॉन्च करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो चांसेस है कि अगर हमने थोड़ा मन लगा के काम किया, लिमिटेशंस को कंट्रोल किया, डिसयूटिलिटी पे कंट्रोल किया, तो सक्सेस मिलेगा, राइट। अभी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में, यस मैम। अभी तो यू डू योर वर्क एंड द पैंडेमिक विल डू देयर वर्क, ठीक है ना। दोनों में जो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा वो जीत जाएगा। तो अभी ऐसी सिचुएशन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज इन सर्टेन कंडीशंस, जब कंडीशन तय हो, अभी जैसा नहीं हो, सियोरिटी ज्यादा हो, सक्सेस होने की क्षमता जो है वो 90%, 95%, 99% तक हो। डिस यूटिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए देखो, अगर आप 2 ही काम कर सकते हैं, या तो आप किसी चीज के यूज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, किसी को ज्यादा यूज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप या तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा कर लीजिए, ज्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए, ताकि आपकी जो डिमांड है, आपके कंट्री की, आपके स्टेट की जो डिमांड है वो फुलफिल किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसको जो यूज करने का तरीका है उसको कंट्रोल कर लीजिए, राइट। कम से कम यूज करिए, अननेसेसरी मत यूज करिए। दोनों ही तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम सिचुएशन को, कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल। या तो खाना, अनाज इतना ज्यादा पैदा करिए कि एकदम लोग खा के अघा जाए लेकिन अनाज खत्म नहीं हो, या फिर यस मैम। उसको अगर कम पड़ रहा है तो क्या करिए, इस तरीके से यूज करिए कि एक भी पत्ते पर एक भी दाना बचे नहीं, तो क्या होगा, वो सबके नीड को फुलफिल कर सकेगा। दोनों में से कुछ एक तो करना पड़ेगा। ये दोनों में से कुछ एक करने के लिए आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। समझ में आई बात? लीनियर प्रोग्रामिंग कब यूज करते हैं? या तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ डिसयूटिलिटी। क्लियर? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं समझ में आया हो अभी? नहीं, राइट? नो मैम। गुड। नाउ प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, ये तो आप लोग ज्यादा अच्छे से मुझे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों को लॉ सर ने या भावना मैम ने जरूर बताया होगा प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी क्या है। प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी कब लिया जाता है? जब चांसेस हो, आपको नहीं पता कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। मीन्स की अभी 10 बजे मेरी फ्लाइट थी, और अभी हम गांधी सेतु पर कितने बजे हैं? फंस गए। नहीं फंसे नहीं है, अभी रुक जाओ, प्रोबेबिलिटी है यार, प्रोबेबिलिटी रहने दो, रिस्क में अभी जोन में नहीं जाना है। तो हम लोग गांधी सेतु पे कितने बजे पहुंचे हैं? चलो 8 बजे। 8 PM। 8 नहीं, थोड़ा सा और पहले कर लेते हैं, क्योंकि जब फ्लाइट पकड़नी होती है तो कम से कम 1.5 घंटे पहले वहां रिपोर्ट करना जरूरी था, 2 या 1.5 घंटे पहले तो जरूरी होता। उससे ज्यादा लेट करोगे तो तुम्हें एंड नहीं करने देंगे। तो चलो मान लेते हैं कि अभी 7:30 हो रहा है, तो क्या है कि अभी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, 50-50 है, 50-50 है, ठीक है ना। अभी 50-50 है कि अगर यहाँ जाम नहीं लगा तो वी कैन कैच आवर फ्लाइट, राइट। पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जाम लग गया तो यस मैम, मिस आवर नहीं फ्लाइट, पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। दोनों ही है 50-50, अभी दोनों चीजें। क्रिकेट में क्या होता है, लास्ट के कुछ बॉल्स में, अभी तो हम लोगों ने खेल देखा था, ऑप्शन रहता है। बिल्कुल, इंडिया और किसके बीच में वो खेल था, इंग्लैंड, जहाँ पे लास्ट इंडिया में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट में हम लोगों ने 2-3 गेंद में हम लोगों ने अच्छा खेल करके हम विन कर गए थे, राइट। तो क्या था, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल उनके जीतने की ज्यादा थी। नहीं 50-50 भी नहीं थी, इनफैक्ट उनके जीतने की ज्यादा थी, क्योंकि 3 बॉल में नहीं, एक्चुअली हमारी जीतने की ज्यादा थी, क्योंकि उनको 3 बॉल में 14 रन मारना था, और फिर उसमें क्या क्या कुछ नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी लास्ट तक ये भी रहा कि अगर वाइड हो जाएगा और 6 हो जाएगा तो शायद वो लोग जीत जाएंगे, बट देन वी वन, राइट। तो ऐसा होता है सिचुएशन में, कभी कभी 50, कभी कभी 60-40, कभी कभी 70-30 बना रहता है, जीतने हारने दोनों का चलता रहता है। दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग। ये भी क्या होता है, जब आप डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते हैं। जितेंद्र सर प्लीज। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी हम कब लेते हैं, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी, तुम लोगों को सुनने में दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि कुछ लोग और भी अगल बगल में। ओके, मेरी आदत हो गई है जोर से बोलने की, बहुत कंट्रोल करना। नाउ प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी कब होता है, जब हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे,
होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, संभावना बने रहता है। बिल्कुल संभावना होता है, बट हम कुछ डेफिनेट नहीं कह सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, जब आपको दिल्ली डैली का सिचुएशन है, हो भी सकता है नहीं भी सिचुएशन हो सकता है, जब पेट में एकदम इंटेस्टाइन आपका ट्विस्ट होते रहता है, जीतेगा इंडिया या हारेगा इंडिया, उस सिचुएशन में आप पहुंच जाते हैं, देन आप क्या करते हैं, सर्टेन चीजों पे प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं, जो भी बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, एग्जाम्पल है ये, बस एग्जाम्पल इस तरीके से है, आप इसको फिर रिलेट कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज पे। तो हर चीज में थोड़ा प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। अगर बॉलिंग अच्छी हुई तो जीत सकते हैं, अगर फील्डिंग अच्छी हुई तो हम 4 रन को रोक सकते हैं और हम जीत सकते हैं, एक एक ही लेने देंगे और ऐसे में संभावना हो सकती है कि जीत जाए। अगर हमारी बॉलिंग और फील्डिंग ही हो सकती है, अगर हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं तो। अगर बैटिंग पक्ष की अगर अच्छा दो था, उसी मैच में क्या था कि जो एक दूसरे छोर पे था, वो क्या करता, उसको बहुत कम रन लेने का मौका दिया जाता, क्यों? क्योंकि वो सेट नहीं था, दूसरा प्लेयर ऑलरेडी सेट था, सेंचुरी के करीब था, राइट है ना। तो वो जमा हुआ क्या चाहता है कि मुझे ज्यादा स्ट्राइक मिले ताकि मैं जल्दी से इस गेम को जीत करके खत्म करूं। जो नहीं जमा है उसके आउट होने की चांसेस है, फिर एक क्या हो जाएंगे, बॉल्स भी जाएंगे और विकेट भी जाएगा, तो और खराब स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में क्या, जो भी नेचर होते हैं सब में हम थोड़ा थोड़ा प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, हम जजमेंट करते हैं कि क्या क्या करने से हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने एक बहुत सिंपल एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी में, तुम लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि कोई डाइस फेंकते हैं तो कितना चांसेस है 6 आने का, 1/6 ही हो सकता है ना, क्योंकि 1 to 6 तक ही रहता है डायस में लिखा हुआ, एक का, Yes, दो ma'am. का, 3 का। हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो करते हैं ना एक वो, पॉइंट फेंकते हैं तो 1/2 रहता है उसका Yes, ma'am. ऑप्शन। बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी आपको मालूम, उसी तरह क्वाइन को उछालते हैं तो 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1/2। हाँ, 1/2 4 हो सकती है, मैम। किस 1/2 किस चीज के लिए? 4 काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा, Yes, ma'am. या तो टेल या आएगा, तो tail आएगा। या फिर दोनों में से कुछ एक कोई तो नहीं आएगा आएगा। ही आएगा। तो हेड और टेल का 1/2 होता है, आएगा। हेड और टेल Yes, का ma'am. 1/2 होता है। दोनों में से कुछ भी, कोई बोलेगा दोनों में से कुछ एक आएगा, यानी उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ एक तो आएगा ही आएगा, राइट। Yes, ma'am. तो 3 Yes, कंडीशन ma'am. हो सकती है, हेड की, टेल की, या दोनों में से कुछ एक की, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी हम Yes, असाइन ma'am. करते हैं जब हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इसको हेल्प करने के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स और डिसीजन ट्री को भी यूज किया जाता है। तो डिसीजन लेने का एक तरीका प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी असाइन करके, जजमेंट करके, हो सकता है या नहीं? Yes, ma'am. संभावनाओं पे हो बेस, सकता है मैम। बिल्कुल, अवसर पे बेस, संभावना पे बेस, ये भी होता है। यू ऑलरेडी नो दिस, आपने पढ़ा है क्यूटी में प्रोबेबिलिटी, या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ा होगा। मैम अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो मैम अभी नहीं हुआ है। होगा, नहीं हुआ है मैम। तो होगा, ठीक है ना। मैं यही बोल रही होगा, तो आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या चांसेस हैं, ठीक है। कोई 2 टीम ही अगर खेल रही है तो जीतने और हारने की क्या चांसेस रहेंगे? 1/2। कोई एक तो जीतेगा, Yes, ma'am. नहीं, Yes, 1/3 ma'am. भी हो सकता है, ये चांसेस 1/3 भी हो सकता है, जीत हार या फिर 1/3 होगा। ड्रॉ भी हो Draw. सकता है, राइट। तो ये Yes. तीनों चांसेस है। अब इन Yes, ma'am. तीनों चांसेस में हम डिफरेंट चीजों पे जजमेंट असाइन करेंगे, स्टेट ऑफ नेचर पे असाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी, और देखेंगे ज्यादा क्या चांसेस है, ज्यादा जीतने के चांसेस है, ज्यादा हारने के चांसेस, या ज्यादा ड्रॉ करने की चांसेस है। समझ में आया? तो खेल में इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, या फिर बहुत जगह यस मैम। आपको इजीली खेल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसका आपको एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है गेम थियरी। Yes, गेम थियरी अगेन आप लोग कहीं ना कहीं स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्यूटी में मैंने भी पढ़ा था। इजी है, लेकिन अभी मैं भूल चुकी हूँ कि गेम थ्योरी होता क्या, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि गेम थ्योरी क्या होता है। गेम थ्योरी क्या होता है, या तो ये 2 लोगों, गेम के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए, राइट। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, मुझे अटेंडेंस भी लेना है, याद दिला देना, मैं थोड़ी देर के बाद अटेंडेंस ले यस लूंगी। मैम। या फिर ma'am. अंकित आज के लिए ऐसा करो कि स्क्रीनशॉट मुझे ले करके भेज दो, कल से मैं क्लास में ले लिया करूंगी। कैन यू डू ओके मैम। ठीक है, यस मैम। मुझे अभी आज के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना, क्योंकि रजिस्टर लेके नहीं आई हूँ मैं। ओके, तो गेम थ्योरी की बात करें। गेम थ्योरी क्या होता है? गेम के लिए क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, यानी 2 कंपनी के बीच में राइवलरी है। राइवलरी कैसे होगी? जब दोनों एक ही तरह के बिजनेस में है, राइट।
दोनों कपड़े के Yes, बिजनेस ma'am. में, दोनों दवाई के बिजनेस में है, दोनों ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में, तो राइवलरी रहेगी, दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन रहेगा, कौन मार्केट को ज्यादा शेयर कर पाता है, ज्यादा मार्केट में अपना सामान को बेच पाता है, कौन ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाता है, कौन ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। ये एक राइवलरी Yes, ma'am. सिचुएशन में हो सकती है। तो गेम्स का मतलब होता है कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा nth नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि इसमें एक होता है जीरो सम और एक नॉन जीरो सम होता है। ठीक है ना, जीरो सम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी के जीतने की कोई चांसेस नहीं है। अच्छा ठीक है, जीरो सम में बताती हूँ क्या होता है। जब 2 पार्टीज हैं, ठीक है ना, तो एक तरफ क्या होता है, अगर मैंने और अंकित ने बेट लगाया, ठीक है, कि इंडिया जीत जाएगा तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगी। ठीक है, तो कोई एक तो Yes, ma'am. 5,000 जीतेगा, ठीक है ना, यानी एक को Yes, ma'am. फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, राइट। जीरो Yes, सम, ma'am. ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहीं ड्रॉ हुआ तो किसी का अरे नुकसान नहीं नहीं नहीं, होगा। मान लो कि हम कहते हैं कि जीत जाएगा इंडिया, चलो ठीक है ना, तो वो तो प्रोबेबिलिटी में हमने समझ लिया। अभी मान लेते हैं कि कोई एक पार्टी जीतती है, ड्रॉ नहीं होगी, या फिर ये मान लेते हैं कि ड्रॉ हुई, हारेगी ही हारेगी, अगर वो नहीं हारेगी तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, या तो मेरा 5,000 बचेगा या फिर वो चला जाएगा। ठीक है ना, तो कोई Yes, एक पार्टी क्या होगा यहाँ पे हारेगा और कोई एक पार्टी जीतेगा, जीतेगा। जीतेगा। राइट। ये हो गया तुम्हारा नॉन जीरो सम। ठीक है ना, नॉन जीरो सम, जीरो सम हो गया ये आपका, यानी एक को नुकसान होना ही होना और एक को प्रॉफिट होना ही होना। वो होना ही किसी को होना भी है। हो सकता है, वो मुझे हो सकता है, वो अंकित को हो सकता है, वो अंकित को हो सकता है, वो मुझे हो सकता है। दोनों में से कोई भी एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी, तो एक को हारेगी। नुकसान होगा और एक को नहीं नुकसान होगा। लेकिन नॉन जीरो सम भी एक केस होता है। नॉन जीरो सम कब हो सकता है बताओ, जब कोई भी पार्टी हारे या नहीं जीत, हारे या मतलब मेरे फायदे से, मैंने पहला जो बताया वो ये बताया कि मेरे फायदे से पहले केस में अंकित का नुकसान होगा Yes, Yes, ma'am. ma'am. और अंकित के फायदे से मेरा नुकसान होगा। तो Yes, किसी ma'am. एक का नुकसान तय है, उसको हम बोलेंगे जीरो सम, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और स्क्रीन दिख रहा है ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. दिख रहा Yes, है। ma'am. ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे फायदे या नुकसान से अंकित को कोई फर्क नहीं पड़े। ये कब होगा, जब जब मैच टाई हो जाए। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको फायदा समझने नहीं के लिए होगा मैम वो। मान लो किसी कंपनी का शेयर बहुत बढ़ा, मैंने भी खरीदा हुआ और अंकित ने भी खरीदा हुआ, ठीक है ना, तो मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। शेयर के बिकने पर जितना भी फायदा हुआ मुझे मेरे डायरेक्ट अकाउंट में मिल गया। लेकिन अंकित ने क्या किया, किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ब्रोकर ने अपना कमीशन लिया और तब उसको दिया, तो मुझे ज्यादा फायदा हुआ और उसको अपना कम फायदा हुआ। कम। लेकिन मेरे फायदे से उसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना। नो No, मैम। No, ma'am. ma'am. नहीं हुआ. नॉन जीरो सम, समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, तो ये- ma'am. तो 2 कंडीशन होती है गेम थियरी के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन गेम थियरी का यूज करता है, दैट मीन्स वो अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, गेम थियरी करेगा, राइट। उसके बाद Yes, वो ma'am. क्या Yes, ma'am. उसके बाद वो क्या करेगा, क्या उसमें या तो कम से कम 2 प्लेयर या फिर 2 से अधिक प्लेयर होंगे, राइट। यस मैम। राइट, ठीक है। तीसरी ma'am. क्या कंडीशन होगी, या तो जीरो सम होगा या नॉन जीरो सम होगा। जीरो सम Non-zero मतलब sum. मेरे फायदे से उसको नुकसान हो रहा है और उसके फायदे से मुझको नुकसान हो रहा है, ठीक है। यस यानी मैम। एक के नुकसान से एक Yes, का ma'am. फायदा हो रहा है। नॉन जीरो सम क्या हुआ, हमारे अपने अपने फायदे हैं, मेरे फायदे से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक नुकसान है नहीं ना। हो रहा हमने है। एक ही शेयर में लगाया था लेकिन मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिला, लेकिन मेरे ज्यादा प्रॉफिट से ऐसा नहीं है कि अंकित को नुकसान हो जाएगा। समझ में होता है। आया, वो नॉन जीरो सम हो Yes, गया। ma'am. गेम थियरी हुआ। गेम थियरी भी जब आप पूरा पढ़ेंगे तो एकदम एक उसके लिए मैट्रिक्स बनाया जाता है, टेबल एक रहता है, टेबल में Yes, हम ma'am. जीरो सम नॉन जीरो सम करके वैल्यू रहता है और फिर पता चलता है कि कौन किस राइवलरी के चांस है ज्यादा जीतने के। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है। जैसे अभी तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग बताया, आपको गेम थियरी बताया, उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन मेकिंग। ये सारे डिसीजन मेकिंग में यूज होते होंगे। Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है क्यूइंग थियरी। क्यू मैम मतलब गेम क्या थ्योरी होता में Ma'am. है? गेम थियरी नहीं समझ में आया, गेम थियरी नहीं समझ समझ में आया। मैं समझ इससे थोड़ा सा डाउट है मैम। गेम थ्योरी में सिर्फ जीरो सम और नॉन जीरो सम यही दोनों। ये दो
ये दोनों होता है। और मैम जीरो सम नॉन जीरो सम के लिए एक टेबल बनाया होता है, कोई लिख रहा है। सी आप लोग स्क्रीन को टच करें ना, एनोटेट हो मैम रहा है। पवन है, पवन मैम पवन पवन। डोंट पवन एनोटेट कृष्णा पवन। गांधी। आई stop annotate. पवन कृष्णा गांधी। पवन डोंट एनोटेट। ओके, रफ हो रहा है वो। आप कुछ स्क्रीन को मत छूइए, उससे ना उस पे आ रहा है, आप गलती से भी कर रहे होंगे तो आ रहा है। डोंट डू दिस नाउ। दूरी बना के रखो फोन से। ठीक है, गेम थ्योरी समझ में आया। गेम थ्योरी के लिए मैट्रिक्स होता है, एक टेबल होता है, और जीरो सम नॉन जीरो सम के लिए वैल्यू दिया रहता है। तो मान लो जिसके लिए मैं सपोज, जैसे हम टेबल में देखते हैं ना, +5 to -5, जब हमको डेविएशंस देखना होता है तो हम टेबल में देखते हैं ना स्टैटिक्स बनाते समय कि यस मैम। इसका वैल्यू। Yes, यस ma'am. मैम उसी तरह उस मैट्रिक्स में वैल्यू दिया रहता है, और वैल्यू देकर के आप समझ सकते हैं कि जीतने के चांसेस कौन से राइवलरी का है, हाँ। हमारा है या हमारे कॉम्पिटिटर का है। तो इससे 2% फिर 3% या n%, यानी 2 कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, राइट? कितने भी कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो ये गेम थ्योरी का है। जब आप स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन आंसर ही बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग में इसको कैसे यूज किया जाता है। ओके, नाउ क्यूइंग Yes, थ्योरी। ma'am. मैम हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैम राइवलरी का मतलब क्या होता है? राइवलरी मतलब कोई बता सकते हैं आप लोगों में से क्या होता है? मैम Anybody? प्रतिद्वंदी होता है, और मतलब राइवल रोक मतलब लगाना मैम। राइवलरी रोक मतलब लगाना। प्रतिद्वंदी नहीं, नहीं, राइवलरी मतलब रोक लगाना, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगाना ना। राइवलरी मतलब Yes, होगा ma'am. प्रतिद्वंदी, सही कहा उसने। राइवलरी मतलब नैना होता है कि when two युद्ध में 2 भाग होता है ना, इंडिया पाकिस्तान, Yes, दे आर ma'am. राइवलरी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये प्रतिद्वंदी होते हैं, किसी विरोध करने वाला। विरोध विरोध करने वाला मैम। राइवलरी मतलब Okay. आपका दुश्मन, ठीक है ना, इन Okay. शॉर्ट एनिमी, दुश्मन जिनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन Yes. हेल्दी भी हो सकता है, ठीक है ना। यस मैम जैसे नेस्ले अमूल के बीच में सेम ब्रांड है, आप हेल्दी रिलेशनशिप रखते हुए भी लेकिन एक दूसरे से कॉम्पीट तो करना है। अब इतना ज्यादा हम Yes, ma'am. साधु महात्मा नहीं बन जाएंगे कि अपने कॉम्पिटिटर को बोलेंगे सारा शेयर तुम ही ले लो, हम बंद करके बैठ जाते हैं बिजनेस। ऐसा तो नहीं करेंगे। तो बिजनेस में हेल्दी राइवलरी चलते रहता है, राइट? ओके Yes, ma'am. यस मैम नाउ अब हो गया हमारा। अब क्यूइंग थ्योरी पर आएंगे। इससे पहले अंकित एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब कभी कम टाइम बचा है, मेरे ख्याल से कभी भी बंद हो जाएगा। मैंने लेके भेज दिया। गुड, थैंक यू। अब क्यूइंग थ्योरी में क्यू का क्या मतलब होता है, अब ये बताइए आप लोग। मैम कतार, क्यों का कतार। मतलब लाइन होता है। बिल्कुल, ये जो क्यूइंग थ्योरी होता है, Yes, ये ma'am. कतार को हैंडल करने के लिए होता है। बैंक्स में दिवाली के बाद या फिर अभी बहुत सारे हॉलीडेज थे, तो अभी जाकर के देखना कितनी लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। ये कतारें क्यों मैम लगी लाइन बर्ड रहती है? होता है। हाँ, तो ये जो लाइन बर्ड। समझ में आ गया, कतार, लाइन, क्रमबद्ध, सब इसका मतलब क्यूइंग हुआ। मतलब लंबी लंबी कतारें, लाइन लगी हुई है, उसको ही हम क्यूइंग बोलते हैं। अब क्यूइंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी क्यूइंग थ्योरी, डिसीजन मेकिंग यूज किया जाता है। जैसे बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ लंबी कतारें लगी रहती है टिकट लेने के लिए, या बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए, या जमा करने के लिए, या हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए। तुम देखो ना एम्स वगैरह में बहुत दिन पहले हमें क्या करना होता है, अंकित यू आर रोटेटिंग, ठीक है ना, क्या करना पड़ता है, बहुत पहले से नंबर हॉस्पिटल लगाना में बहुत पहले नंबर। तो ये सारे इस नंबर्स को कैसे हम शॉर्ट करें, 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो सर्विस स्टेशन बढ़ा दीजिए, बैंक्स में अगर बहुत ज्यादा लाइन लगी है तो 2 ही कैशियर है तो 5 कैशियर कर दीजिए, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। या फिर 2 ही कैशियर, आपके पास लिमिटेशन है, आदमी 2 ही है, 2 से ही काम चलाना है, तो फिर क्या करिएगा, क्यूइंग थ्योरी के कैसे कंट्रोल करिएगा, फास्ट कर दीजिए, ठीक है ना, डिसीजन ट्रांजैक्शन फास्ट कर दीजिए। कोई एक तरीका तो निकालना पड़ेगा ना, जिससे आप इतने लंबे लंबे कतारों को छोटा कर सके, वेटिंग पीरियड को कंसाइज कर सके, वेटिंग पीरियड को मिनिमाइज कर सके। तो वेटिंग पीरियड को मिनिमाइज करने के लिए, या जो कतार में चीजें हैं, प्रोडक्शन के कतार में हो या रॉ मटेरियल मंगाने के कतार में हो, उस चीजों को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उसके लिए क्यूइंग थ्योरी का यूज किया जाता है। ये कब हम यूज करते हैं, जब इररेगुलर डिमांड या इररेगुलर कंडीशन होता है। रोज का अगर रहेगा किसी ब्रांच में बहुत ज्यादा भीड़, तो फिर वहां पे नंबर ऑफ कैशियर ज्यादा होंगे, राइट? एवरी Yes, डे ma'am.
बहुत दिन है, एवरी डे यहाँ पर क्या है, तो बहुत हेवी ट्रांजेक्शन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो 2-3 लोगों से काम नहीं चलेगा, तो आप 5-6 कैशियर का काउंटर बना दीजिए, एक को रिसीव करने के लिए, एक को देने के लिए, एक को चेकबुक रिसीव करने के लिए बनाते हैं। लेकिन ओकेजनल ma'am. हो गया, दिवाली की छुट्टियों के बाद हो गई है, या फिर अभी 3-4 दिन की हॉलीडे हो गई बैंक में, तो अभी बहुत सारा काम 4 दिन से रुका, तो अचानक आज बढ़ गया है। तो ऐसे में तो हम नहीं परमानेंट इंतजाम कर सकते ना कि नंबर ऑफ कैशियर्स को या मैन पावर को बढ़ा ले। तो अभी क्या करेंगे हम, ये आपको फाइंड आउट करना, टेम्पररीली एक काउंटर बढ़ा देंगे या फिर ट्रांजेक्शन फास्ट करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये क्यूइंग थ्योरी क्या है, वेटिंग पीरियड जो है कंट्रोल हो सके। तो ये क्यूइंग थ्योरी तब यूज किया जाता है जब वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स ऑफ आदमी का हो, इक्विपमेंट का हो या सर्विसेज का हो। वेटिंग लाइन काफी लंबा होता है और इरेगुलर डिमांड्स होते हैं, डिमांड्स कांस्टेंट नहीं है। हर दिन अगर इतना भीड़ रहे तो हम कुछ प्रॉपर इंतजाम करें, लेकिन क्या है, ये डिमांड ओकेजनल फ्लक्चुएट करता है। ना, फ्लक्चुएट करता है, इरेगुलर डिमांड से। अभी बढ़ गया है, 2 दिन बढ़ा रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे में हम क्यूइंग थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये भी पढ़ोगे, क्यूटी में सारे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ईदर क्यूटी और प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट, उन दोनों में आपको डिटेल में पढ़ना है ये सारी चीजें। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्यूइंग थ्योरी का, टू फाइंड आउट ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ फैसिलिटी टू मिनिमाइज द वेटिंग पीरियड। यानी या तो आप फैसिलिटी को बढ़ा दीजिए, सुविधा को बढ़ा दीजिए, काउंटर्स को बढ़ा दीजिए और मिनिमाइज कर लीजिए अपने कंट्रोल को, वेटिंग पीरियड को कम कर दीजिए, या फिर क्या करिए, एक तरफ से ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड भी होता है, क्योंकि अगर आप फैसिलिटीज बढ़ाएंगे तो आपका मेंटेनेंस और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब आपको सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या इसको इन्वेस्ट ma'am. करें। अगर ये रोज का है, रेगुलर है, तो हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा और हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट और अगर ओकेजनल है, 1-2 दिन के लिए, तो टेम्पररी 1-2 लोगों को वहां पे लगाना होगा, 2 लोग जो कहीं और काम कर रहे हैं, जहाँ पे कम बोझ है, उनको 2